हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। लंबे समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने रूस की यात्रा की, क्या वैसे ही यात्रा यूक्रेन के साथ संभावित हो सकती है। निश्चित तौर पर भारत सरकार के द्वारा इस बात को लेकर के अपने स्तर पर कहा गया था कि अगस्त माह में ऐसी संभावना देखी जा सकती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत और रूस के बीच में एक गलबहियां वाली दोस्ती है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। 2.5 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और इसी कारण से यह जो अंदेशा है, ये अंदेशा लगाया जा रहा था। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विश्व बंधुत्व को मानने वाला देश है। भारत अपनी विदेश नीति के स्तर पर संतुलन बनाए रखने पर बल देता है और भारत के द्वारा हमेशा ये कोशिश की जाती रही है कि किसी भी स्तर पर किसी भी देश के साथ इस तरीके से संपर्क न बढ़ाया जाए ताकि दूसरे देश के साथ अपने संपर्क की हानि हो सके। और आज की चर्चा में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भारत का रूस के साथ संबंध बीते लंबे समय से देखा गया है, अब वर्तमान में जब यूक्रेन और भारत के बीच संबंध की स्थिति देखी जा रही है, वैसे में क्या आगे की संभावनाएं हो सकती हैं और वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, क्या कुछ स्थितियां संभाली जा सकती हैं, क्या रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को दूर किया जा सकता है, ये तमाम सवाल उभर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज की चर्चा में हम लोग इन सवालों के जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे। सामने आप पैनल पर जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब के साथ में मुलाकात की है और उनसे ये आग्रह भी किया है कि युद्ध के इस तनाव को समाप्त किया जाए, वार्ता की जाए, शांति बहाल की जाए। दोस्तों, हम सभी ये भी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में जब भी मुलाकात हुई, जब भी उनके साथ भी किसी भी मंच पर बातचीत हुई, तो उन्होंने यह अपेक्षा की है कि जो ये तनाव है इसको समाप्त किया जाए। वर्तमान का दौर युद्ध का दौर नहीं है और कोशिश ये होनी चाहिए कि वार्ता करके शांति के माध्यम से तनाव को मिटिगेट किया जाए, समाप्त किया जाए। आज की चर्चा में हम लोग इन्हीं पहलुओं को और विस्तार से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टडी IQ-IAS के जरिए 31 अगस्त से शाम में 6 बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स की शुरुआत हो रही है। यदि आप IAS 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका दिल खोलकर स्वागत कर रहा है स्टडी IQ-IAS, क्योंकि इस कोर्स के अंतर्गत आपको 2 खास सुविधाएं मिल रही हैं। जहां एक तरफ यदि आप IAS प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी वापस हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि आप इस कोर्स में वीकली टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और इस टेस्ट के अंतर्गत यदि आप रैंक 1 यानी कि द बेस्ट परफॉर्मर की भूमिका निभाते हैं तो आपको इसके लिए अवार्ड भी दिया जाएगा। 11,000 रुपए की राशि आपको इसके अंतर्गत प्राइज के तौर पर दी जाएगी। और ये केवल एक ही बार के वीकली टेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि जब से आपका वीकली टेस्ट स्टार्ट होगा और हर वीकली टेस्ट के लिए यह जो व्यवस्था है की गई है, निश्चित तौर पर इससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है और इस मोटिवेशन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में ग्रेट लर्निंग डेज सेल चल रहा है। इस सेल का लाभ उठाइए और दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो वैलिडिटी है इस सेल की 31 अगस्त तक ही वैलिड है। ये के माध्यम से आप ये कोर्स यदि ज्वाइन करते हैं तो GS की आपकी जो संपूर्ण तैयारी है और बेहतर हो सकती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों यूक्रेन की यात्रा की है और ये यात्रा इस लिहाज से खास है क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था और सोवियत संघ के विघटन के बाद कई सारे देश बने थे जिनमें से एक यूक्रेन था। और यूक्रेन बनने के बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा नहीं हो सकी और वर्तमान में इस माहौल में, इस तनाव के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक मानी जा सकती है। इस लिहाज से मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा हुई है 1991 के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा के तौर पर इसे देखा जा सकता है। 1991 में मैंने आपको बताया सोवियत संघ का विघटन हुआ था और उसके बाद यूक्रेन एक नए देश के तौर पर सामने आया था। यूक्रेन की राजधानी
क्यू के तौर पर देखा गया। पोलैंड में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय ने यात्रा की और पोलैंड के बाद यूक्रेन वो गए हैं ट्रेन के जरिए। 10 घंटे का समय यहाँ पर लगा है ट्रेन के जरिए जाने में। रेल फोर्स 1 के माध्यम से उन्होंने ये यात्रा की है। और ध्यान रखिएगा कि इस यात्रा के लिए आयरन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया गया है। आयरन डिप्लोमेसी अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन के कई सारे हिस्सों पर हमले शुरू कर दिए, उसके बाद यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को डिस्टर्ब किया गया। यूक्रेन का जो हवाई परिवहन था इसको नुकसान होने लगा। और देन फिर जितने भी जो राजनयिक थे वो यूक्रेन यदि आ भी रहे थे तो वो पोलैंड के रास्ते ट्रेन के माध्यम से ही यूक्रेन आ रहे थे, क्योंकि सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही थी, हवाई क्षेत्र भी नुकसान की स्थिति से गुजर रहा था। ऐसे में रेल परिवहन का सहारा लिया गया और देन फिर रेल परिवहन के माध्यम से जो भी खाद्य सामग्री आदि है, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने जाने, इन सब को लेकर के रेल परिवहन की भूमिका बहुत अधिक हो गई और इसी लिहाज से इसे आयरन डिप्लोमेसी की संज्ञा दी गई। तो यहाँ पर ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है कि पोलैंड से यूक्रेन ट्रेन के जरिए 10 घंटे का समय लगा करके वो आए हैं, तो ये आयरन डिप्लोमेसी का ही ये हिस्सा है। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें और क्या कुछ बातें निहित हैं। यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में रूस के आक्रमण के दौरान मारे गए बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि भी दी। ये यहाँ पर दोस्तों बहुत अधिक मार्केबल बात है कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर गए हुए थे, जानते हो उसी दौरान में यूक्रेन के बच्चों के एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया था रूस के द्वारा। कितनी बड़ी बात है। और इस बात को लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय ने कहा भी था कि भारत की यात्रा को लेकर के हम बहुत अधिक डिसअपॉइंटेड हैं और जिस हिसाब से रूस ने उस समय यूक्रेन पर लगातार बमबारी की, लगातार हमले किए, उसको लेकर के यूक्रेन ने कटाक्ष भी किया है भारत पर अभी हाल ही में कि रूस आप पर विश्वास नहीं करता है, रूस आपको सम्मान नहीं देता है। यदि रूस आपको सम्मान देता तो हमारे यहाँ इस तरीके से उस दौरान में हमला नहीं करता जबकि आप वहाँ गए हुए थे, है ना। इस तरीके की बातें यूक्रेन के द्वारा अभी हाल ही में की गई हैं। खैर, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यात्रा के दौरान यूक्रेन के बच्चों के हॉस्पिटल पर जब हमला हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी निंदा भी की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए भाई, आप लोग इस तरीके से जो हमले कर रहे हैं, जो निर्दोष बच्चे हैं, निर्दोष महिलाएं हैं, निर्दोष जो दोनों क्षेत्रों की जनता है, इनको नुकसान हो रहा है, इसको जल्द से जल्द समाप्त करने की आवश्यकता है और कोशिश होनी चाहिए कि शांति को बहाल की जाए। वहीं जब वर्तमान में उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की है तो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और इसके अलावा 4 क्षेत्रों को लेकर के दोनों देशों के बीच में समझौते भी हुए हैं, जिसमें एक समझौता मानवीय सहायता को लेकर, दूसरा कृषि और खाद्य उद्योग को लेकर के समझौता किया गया है, तीसरा समझौता दवा के क्षेत्र में और चौथा संस्कृति के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ साझेदारी को लेकर के किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत ने यूक्रेन को भीष्म ट्यूब नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसिलिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा भी दी है। ये भीष्म ट्यूब क्या है इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एशियन देश के द्वारा किसी यूरोप के देश को मेडिकल तकनीक दी गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई यूक्रेन यूरोपीय देश है, भारत एक एशियाई देश है और एशियाई देश के द्वारा यूरोप के किसी देश को ये तकनीक देना, इस तरीके से तकनीक की सुविधा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सामने आप जो देख रहे हैं तस्वीर, ये एक मेडिकल ट्यूब है जिसमें कहीं भी कोई भी हताहत की स्थिति देखी जा रही है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग 10,000 11,000 फीट की ऊंचाई से इसे वहां पर उतारा जा सकता है और जो भी हताहत लोग हैं उनको इस ट्यूब में बैठा करके और इसमें जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जो भी आवश्यकताएं हैं, उसको यहां पर इस ट्यूब के माध्यम से बहाल करके और देन फिर उस व्यक्ति को, उन हताहत लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसी लिहाज से यह जो ट्यूब है अपने आप में बड़ी भूमिका निभा सकती है। जो यह भीष्म ट्यूब है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मोबाइल मेडिकल हॉस्पिटल के तौर पर यह काम करता है और भारत की तरफ से इस मामले को लेकर के स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। इस भीष्म ट्यूब का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित
एंड मैत्री। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि भाई भारत के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न देशों को, जो भी ऐसे देश हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, तो उनको हम ये सुविधाएं प्रदान करें। और यह एक सहयोग, हित और मैत्री को इंडिकेट करता है। तो भीष्म जो क्यूब है निश्चित तौर पर भारत और यूक्रेन के बीच में आपसी संपर्क को और बेहतर बनाने को लेकर के इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत की तरफ से इस यात्रा के मद्देनजर और भी कुछ जो वक्तव्य हैं वो जारी किए गए हैं। जैसे कि उन्होंने यह भी कहा है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया। वार्ता और कूटनीति से ही हर समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। ये वक्त युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने रिपीटेडली ये बातें कही हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, तटस्थ नहीं है। ये नहीं मान करके चलिएगा कि भारत न्यूट्रल स्थिति में है, हम किसी के साथ कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। सावधानी से समझिएगा दोस्तों कि जब 1961 में नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उस समय भारत न तो सोवियत संघ के खेमे में था और न ही अमेरिका के नेतृत्व वाले देशों के खेमे में। उस समय की जो स्थितियाँ थी, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो अलग थी। उस समय भारत एक स्वतंत्र हुआ देश था। लंबे समय तक भारत ने औपनिवेशिक सत्ता का जो दर्द है वो झेला था। तो उस दौरान की स्थितियों के मद्देनजर भारत के द्वारा जो अपनी विदेश नीति में नैम को शामिल किया गया था, वो उसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण तौर पर अपनाया गया, उसको तरजीह दिया गया। लेकिन वर्तमान में भारत यह बात स्पष्ट तौर पर कहता है कि देखिए, हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी मिल करके एक दूसरे के साथ सहयोग करें, आप सभी मिल करके जो भी वार्ता है शांति के लिए वो करें। और हमेशा हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भारत ने हमेशा अपनी साइड चुनी है और भारत शांति की तरफ है ना। ये अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भारत न्यूट्रल नहीं है। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात कहता है। ऐसा नहीं है कि भारत को रूस के पक्ष में जाना चाहिए या यूक्रेन के पक्ष में जाना चाहिए। भारत शांति के पक्ष में है और जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत अपने आप को इस पूरी युद्ध की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मध्यस्थ की भूमिका में मानता है। वैश्विक परिस्थितियां जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, लगातार दोनों देशों के बीच में जो पीस समिट है ये असफल हो रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है अभी कुछ ही समय के बाद, तो वहाँ पर भी एक अजीबोगरीब राजनीतिक माहौल की स्थिति देखी जा रही है। यूरोप के देश युद्ध के चलते आर्थिक स्तर पर परेशान हो चुके हैं। यानी कि एक अजीब सी अव्यवस्था की स्थिति यूक्रेन के और रूस के आपस में टकराने के कारण वैश्विक स्तर पर देखी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा भारत को बुलावा और मध्यस्थता की मांग भी की गई है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए सर, आप चूंकि रूस के साथ भी बेहतर संपर्क रखते हैं, वर्तमान में भारत एक उभरते हुए देश के तौर पर देखा ही जा रहा है, साथ ही यह ग्लोबल साउथ का मुखिया भी बना हुआ है और हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारा भी जो यहाँ पर नेतृत्व है ये संभाले, आप हमारा भी पक्ष यहाँ पर रखें और यदि आप बेहतर तरीके से मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे तो फिर संभवतः रूस आपकी बात मान ले, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर देखी जा रही हैं। भारत के द्वारा दोनों पक्षों को पीस टेबल पर वार्ता का संदेश दिया जा रहा है। लगातार ये संदेश दिया जा रहा है। ये नहीं है कि पहली बार ऐसी बातें कही गई हैं। और भारत ने यह भी कहा है कि देखिए साहब, हम अपने लेवल पर एक्टिव रोल निभाने के लिए तैयार हैं। हमें इसमें कोई भी परहेज नहीं है। आप भी आए, आप भी आए, हम दोनों के साथ मिल करके बातचीत करना चाहेंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप दोनों आपस में पहले तैयार हो तब तो। ऐसा तो है नहीं ना कि हम खींच करके व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की साहब को टेबल पर ले आएंगे। उनको आपस में विचार करना होगा कि हाँ, हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। और जब आप दोनों चाहेंगे तो इसमें हम मिल करके बैठ करके बातचीत करेंगे और जो भी वाजिब हल है उसको हम ढूंढेंगे और देन फिर युद्ध का समाधान भी निकाल लेंगे। तो ये सारी बातें अभी वर्तमान में देखी जा रही हैं। अभी ये आगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में बढ़ते तनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यह यात्रा
कितनी अधिक सफल होती है। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते फिर से मैं आपको बता दूं कि ग्रेट इंडियन लर्निंग सेल के खास मौके पर आप सभी का स्वागत है P2I बैच के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से की जा रही है। यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।